थैंक यू। थैंक यू। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है न्यूजीलैंड में, वो है एक्जिमा। और मेरे ख्याल से सभी बच्चे या मोस्ट बच्चे मैंने देखा हुआ है, न्यूजीलैंड बॉर्न जो बच्चे होते हैं उनमें कोई ना कोई प्रकार की त्वचा की प्रॉब्लम्स और ख़ास करके ड्राई स्किन एक्जिमा की जो प्रॉब्लम है वो बहुत कॉमनली पाई जाती है। और उसका रीज़न पता नहीं होता है कि ये क्यों हो रहा है। और बच्चे का जो बचपन है मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल से ये ईचिंग और तकलीफ़दायक होता है, और पेरेंट्स भी उसको देख के बहुत परेशान हो जाते हैं। और मैंने जब देखा हुआ है सीवियर से सीवियर एक्जिमा के जब छोटे बच्चे देखते हैं तो बहुत ही दुख होता है कि इन बच्चों में इतनी जो तकलीफ़ है तो क्यों होती है। और इसमें आयुर्वेदिक इलाज क्या है, इनका यही सवाल है कि मेरे बच्चे को एक्जिमा है और इन्होंने काफ़ी एक्वेस सॉल्यूशंस हो या त्वचा की लोकल एप्लीकेशन की जितनी भी क्रीमों के नाम हैं वो सब लिखे हैं, ट्राई करके हो गए हैं। और उनका ये कहना है कि क्या एक्जिमा के लिए आयुर्वेदिक सॉल्यूशन है। और छोटे बच्चे के लिए खास करके पूछ रहे हैं क्योंकि इनका बेबी जो है सिर्फ 2 साल का है, और छोटे बच्चे के लिए पूछ रहे हैं कि क्या आयुर्वेद में कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो सेफली बच्चों को दी जा सकती हैं और कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, और आयुर्वेद में ऐसी क्या ट्रीटमेंट्स हैं उसके बारे में वो सवाल पूछ रहे हैं। एक्जिमा के ऊपर मैं इतना कहना चाहूँगी कि आपके अगर बच्चे को एक्जिमा है तो बहुत ही क्लोजली हर वो चीज़ मॉनिटर करनी पड़ती है जो बेबी के पेट में जा रही है शुरू से लेके, और साथ में एक्सटर्नल एप्लीकेशन में जब आप बहुत ही अच्छी तरह से आयुर्वेदिक इलाज करते हैं तो रिज़ल्ट आपको आ सकते हैं। और एक्जिमा के ऊपर कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ ऐसी हैं जो रिज़ल्ट बहुत अच्छी आती है। बचपन में जब बच्चों को दवाइयाँ दी जाती हैं तो उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि कुछ ऐसी दवाई न जाए ताकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो बच्चों में बहुत कॉमनली होता है, क्योंकि कुछ दवाइयाँ जो है स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो लेकिन आयुर्वेद में एक्जिमा या ब्लड प्यूरिफिकेशन की जो दवाइयाँ होती है वो गैस्ट्रो फ्रेंडली होती हैं, क्योंकि वो एसिडिटी को, पित्त को कम करती है और ब्लड प्यूरिफाई करती है। तो आप सेफली बच्चों को दे सकते हैं। कुछ ऐसे लिवर क्लिनजर्स उसमें डाले जाते हैं जो बहुत ही लाइट होते हैं और बच्चों में अच्छे रिजल्ट लाते हैं। तो एक्जिमा में इंटरनल मेडिसिन में खास करके मंजिष्ठा, गुडुचि वगैरह कुछ चीज़ें होती है वो दी जाती हैं, और इन लोकल एप्लीकेशन में कुछ आयुर्वेदिक कंपोजिशन बनाए हुए दवाइयाँ होती है जिसमें देखते हैं, हम नॉर्मली देखते हैं कि इनिशियली बहुत ही लाइट मेडिसिन दिया जाता है और उसको ग्रेजुअली बाद में वो लोकल एप्लीकेशन जो है चेंज करते हुए उसको लाते हैं ताकि बच्चे को वो ईजीली एडजस्ट भी हो जाए। और एक्जिमा में बहुत अच्छे रिज़ल्ट सालों से हम देख रहे हैं। कॉमनली मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम जो है बहुत बार मैं ले चुकी हूँ टीवी पे भी, और ये जो प्रॉब्लम है वेट लॉस, और वेट लॉस के ऊपर लोग हमेशा क्वेश्चन यही पूछते रहते हैं कि क्या ऐसा कोई दवाई है जो मैं वेट लॉस के लिए रेगुलर लूँ और मेरा वेट लॉस हो। ये एक लेडी हैं जिन्होंने काफ़ी वेट लॉस के जो मार्केट में जितने भी प्रोग्राम्स सेल करते हैं लोग और सब ट्राई कर चुकी है। हर जगह पे उनको 1 किलो 2 किलो का फ़र्क पड़ता है वेइंग स्केल में, लेकिन जैसे ही प्रोग्राम छूट जाता है वापस से वो वेट जो है उनका पुट ऑन हो जाता है। तो उनका सवाल यही है मेरे पास कि क्या आयुर्वेद में परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट क्योर वेट लॉस के लिए है क्या। इसके ऊपर सिंपल सभी को पता ही है। मैं यही बात कहूँगी कि वेट लॉस जो है वो डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज करने का प्लान होता है। सिंपली आपको दवाइयाँ लेके वेट लॉस अगर करना चाहते हो तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। वेट लॉस में आपको कंप्लीट परिवर्तन जो है एक्सेप्ट करना पड़ता है कि आपका एग्जिस्टिंग डाइट क्या है, लाइफस्टाइल क्या है। उसके साथ में जब आप बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए वेट लॉस का प्रिस्क्रिप्शन बनाते हो या वेट लॉस की दवाइयाँ बनाते हो तो इट वर्क्स 1+1। उसके साथ में योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, सभी चीज़ के आप कितना अंदर बॉडी में क्या कंज्यूम कर रहे हो, कितनी कैलोरीज ले रहे हो, आपके बॉडी में कफ और मेद जो बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है, वो डाइट फैक्टर्स ही होते हैं जो उसको बॉडी को बढ़ाते हैं। और उसको घटाने का और कोई तरीका नहीं होता है। बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाना, एक्सरसाइज करना, डाइट का ख्याल रखना, ये तो होता ही है। उसके साथ में आप डिटॉक्स, पंचकर्मा वगैरह चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। आयुर्वेद में कुछ ऐसी दवाइयों के कुछ नाम लिखे उन्होंने कि ये दवाइयाँ मैंने पहले भी ले चुकी हूँ। उस वक्त उनका 5-6 किलो वज़न कम हुआ था, लेकिन उसके बाद उन्होंने जैसे ही दवाइयाँ छोड़ दी तो वापस उनका वेट बढ़ गया। तो उसका रीज़न वो है कि क्योंकि उन्होंने अपना डाइट को वापस से वही जिस डाइट की हम बात करते हैं
उसी डाइट पे वो आ गए कि दवाइयाँ लेने के बाद 5-6 किलो कम हुआ, लेकिन उसके बाद उनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है वापस से आ गया। इनको स्वीट जो है टूथ है, वो बता रहे हैं बहुत ज़्यादा स्वीट खाते हैं। तो जितना आप मीठा खाते हैं वो मीठा जो है फैट को बाइंडिंग करने के लिए सहायता करता है। और वेट लॉस करने के लिए आप एक हाथ से अगर कड़वी चीज़ें डिटॉक्स कर रहे हैं और दूसरे हाथ से आप अगर स्वीट खाएंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। तो बहुत ज़रूरी है कि आप वेट लॉस का जब आप प्लान बना रहे हो तो उसको आप 3 महीना या 2 महीना या 6 महीना नहीं, आप उसको अगर जितना आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए हो सकता है आपको 1 साल या 2 साल लगे, तो लेकिन उसको स्टिक रहना चाहिए कि इनिशियली 5-6 किलो कम होता है, लेकिन उसको आगे चल के हर 15 दिन महीने में आपका 1-1 किलो नीचे जाना चाहिए और आप उस प्लान पे स्टिक हो। क्योंकि बढ़ाने के लिए अगर 3 साल लगे हैं तो उतारने के लिए कम से कम 1 साल तो पेशेंस होना चाहिए। एक्नी के ऊपर एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि एक्नी के लिए आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस है क्या, और कितने वक्त तक उनको दवाइयाँ खानी पड़ेगी, और ये क्या परमानेंट इलाज हो सकता है एक्नी का। एक्नी के ऊपर मेरे ख्याल से मार्केट में इतनी दवाइयाँ आप देखोगे, इतने प्रोडक्ट्स मार्केट में देखोगे, और जितना आप अधिक मात्रा में प्रोडक्ट्स त्वचा के ऊपर लगाते हो तो उतना वो त्वचा के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो जब आपको पिंपल्स, एक्नी, मुहासे बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं तो देखना ये पड़ता है कि आप प्रेजेंटली खाने में बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स, फिजी ड्रिंक्स, पिज़्ज़ाज़ वगैरह जो चीज़ें होती है जिसमें बहुत ज़्यादा चिकनाहट होती है वो तो है। एक सिंपल पेशेंट मैंने देखा था, उनका एक्नी किसी चीज़ को, इवन मेरी दवाइयों को भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन उनको जब एक्सरसाइज प्लान दिया गया तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से उनके एक्नी जो है धीरे धीरे कम होने लगे। तो दैट इज़ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि आप जब एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, टॉक्सिन्स जो हैं बॉडी में कम हो जाते हैं, और उम्र के लगभग 19-20 साल तक एक्नी आने का पीरियड रहता है। उस वक्त आप ध्यान रखिएगा कि पिंपल्स को, मुहासे को तोड़ा नहीं जाना चाहिए। जितने आप तोड़ते हो तो उतने जो उसके मार्क्स जो हैं वो परमानेंटली त्वचा को डैमेज कर सकते हैं। नीम का रस, एक पेशेंट ने बहुत ही, शायद वो प्रोग्राम देख रही होगी, तो वो नीम का रस उनको इस तरह से सहायता करता है कि जैसे नीम रस पीते हैं उनके एक्नी जो है गुम हो जाता है, बिल्कुल नहीं आता है। और नीम रस पीना बंद कर देते हैं 8-15 दिन तो वापस 1-2 मुहासे आने लग जाते हैं। तो हो सकता है कि नीम ब्लड प्यूरिफिकेशन भी करता है, तो त्वचा में से एक्सेस ऑयल को एब्सॉर्ब करता है। तो ये भी आप प्रयोग करके देख सकते हैं कि रक्त सुधारक, ब्लड प्यूरिफिकेशन के जितने भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनली लिए जाते हैं। लोकल एप्लीकेशन में जो एक्सेस ऑयल है वो जो इसको क्लॉग करता है तो वो आपका ये करते हैं। तो वो जो दवाइयाँ होती है वो आप लोकल एप्लीकेशन में फेस वॉश के तौर पर, टी ट्री के फेस वॉश हमने देखा है बहुत अच्छा सहायता करते हैं। नीम एलोवेरा के फेस वॉश अच्छे रहते हैं, वो आप लोकली लगा सकते हैं। और जो जिट्स आते हैं, पिंपल्स आते हैं, उसको ड्राई करने के लिए आप कुछ आयुर्वेदिक घरेलू उपचार भी कर सकते हैं। हर्बल मेडिसिन की जब बात आती है तो बहुत ज़रूरी होता है कि ये पता करना कि वो पर्टिकुलर मेडिसिन जो आप ले रहे हो आपके शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है, क्या उस दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स है, नहीं है। आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, आप कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हो तो आप गूगल कर सकते हैं कि क्या वो हर्बल मेडिसिन आपके शरीर के लिए कितने हद तक हेल्पफुल है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। क्योंकि लोगों को एक बहुत ही गलत धारणा होती है कि कोई भी आयुर्वेदिक दवाई हो या हर्बल मेडिसिन है उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ऐसा सोच के जाने अनजाने वो दवाई या वो हर्ब्स या किचन हर्ब हो रेगुलरली लेते रहते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट शरीर पे दिखाई देते भी हैं तो वो पहचानना नहीं चाहते हैं कि ये जो साइड इफ़ेक्ट है वो उनको वो फला पर्टिकुलर चीज़ जो वो रेगुलरली ले रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों को आदत होती है मेथी सुबह खाली पेट फकने की या गार्लिक रेगुलर लेने की, जो कॉमन चीज़ें हैं वो पहले वो बताती हूँ, या कॉन्ट्रासेप्टिव चीज़ें जो होती हैं उसका भी इस्तेमाल लोग काफ़ी रेगुलरली करते रहते हैं। तो कुछ हर्बल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी होते हैं, लोगों को मालूम है और उसका इस्तेमाल जाने अनजाने रेगुलरली करते रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि पता करना कि ये कुछ चीज़ें जो आप रेगुलरली ले रहे हो उसके इफ़ेक्ट्स क्या है। क्योंकि हर्बल मेडिसिन, एक तो उसका प्रमाण मालूम होना चाहिए कि आप कितना ले रहे हो, आपके बॉडी के टाइप के अनुसार, आपके प्रेजेंट सिचुएशन के अनुसार, वेदर के अनुसार आप उसमें चेंजेस करने चाहिए। अगर आप समर में
रेगुलरली कोई गर्म चीज आप लेते रहते हो तो हो सकता है उसकी वजह से आपको गैस्ट्राइटिस हो, हार्ट बर्न हो, उसके साइड इफेक्ट्स हो, या वो पर्टिकुलर मेडिसिन के अंदर कुछ ऐसे घटक होते हैं जो लॉन्ग स्टैंडिंग आपके शरीर में साइड इफेक्ट ला सकते हैं। हमने देखा हुआ है पेशेंट्स एकदम सीवियर में गैस्ट्रिक ब्लीडिंग तक लेवल पे चले जाते हैं। वो सिंपल होम रेमेडी होती है उसका भी, लेकिन उपयोग जब आप करते हो तो उसके साइड इफेक्ट जो है वो शरीर में दिखाई देते हैं। तो आयुर्वेदिक अगर आप कोई दवाई है सेल्फ मेडिकेशन से बाजार से पिकअप करके आप ले रहे हो तो उसका एनालिसिस आप जरूर कीजिएगा कि ये पर्टिकुलर दवाई अगर आप पर्टिकुलर टाइम से ले रहे हो तो उसके इफेक्ट्स क्या है। सिंपल में सिंपल दवाई भी आपके शरीर में कई भयानक बीमारी ला सकती है, लेकिन अगर कुछ दवाइयां ऐसी जो कॉमन होती हैं और रेगुलरली एक दूसरे के कहने के ऊपर लोग इस्तेमाल करते हैं और वो पर्टिकुलर व्यक्ति को उसका इफेक्ट हो रहा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो दवाई आपको भी उतना ही अच्छा असर लाए, क्योंकि आपकी बॉडी टाइप अलग है, वो व्यक्ति की बॉडी टाइप अलग है। उस व्यक्ति कोई फ्रेंड या रिलेटिव जिसने आपको वो सलाह दी होगी, वो व्यक्ति को वो प्रॉब्लम अपने अलग तरीके से उन्होंने देखा होगा। तो जरूरी नहीं है कि हर दवाई, हर किचन रेमेडी या हर आयुर्वेदिक हर्ब जो है वो सभी को सूट हो। तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप कोई दवाई अपने हिसाब से सेल्फ मेडिकेशन करके ले रहे हैं या कुछ गूगल करके भी ले रहे हैं तो उसको पता कीजिएगा कि क्या वो मेडिसिन आपके लिए सही है कि नहीं। मैं सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर बात करना चाह रही हूँ कि कुछ लोग, मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं रेगुलरली मेथी का प्रयोग खाली पेट करते हैं। तो आज का ये टॉपिक ही मैं मेथी के ऊपर ले रही हूँ कि अगर आप खाली पेट मेथी ले रहे हो तो किन व्यक्तियों को ये मेथी खाली पेट नहीं लेनी चाहिए। और अगर आपको कुछ साइंस और सिम्टम्स बॉडी में पर्टिकुलर दिखाई दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये खाली पेट जो आप मेथी का पानी या मेथी का चूर्ण या मेथी, आखी मेथी आप ले रहे हो तो वो आपको बंद करनी चाहिए। आपके शरीर के ऊपर उसके साइड इफेक्ट भी हो रहे होंगे। मेथी सभी जनरलाइज सब लोगों को पता है कि मेथी शुगर लेवल्स के लिए अच्छी होती है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छी होती है। माताओं को दूध अगर नहीं आ रहा है तो उनके लिए भी मेथी बहुत अच्छी होती है। डिलीवरीज के बाद में यूट्रस साफ करने के लिए भी मेथी का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। मेथी के अच्छे गुण मैं अभी नहीं बता रही हूँ, जो जनरलाइज है उसको मैंने शॉर्टकट में बताया। लेकिन अगर आपको मेथी लॉन्ग स्टैंडिंग खाली पेट, खास करके कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज के पेशेंट्स अगर उनको ले रहे हैं, या कई बार लोग बैकएक के लिए भी मेथी लेते हैं, उनके लिए मैं कहती हूँ कि अगर आप खाली पेट मेथी ले रहे हो तो बहुत जरूरी है कि आप पता कीजिएगा कि कहीं आपको गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, नौशिया, लूज मोशंस अगर हो रहे हैं या पेट में दर्द हो रहा है तो ये खाली पेट मेथी जो है आपको साइड इफेक्ट की तरफ लेके जा रही है, एक्सेस पित्त की मात्रा बॉडी में बढ़ा रही है। तो वो आपको बंद करनी चाहिए या उसकी प्रमाण जो है कम करनी चाहिए, या थोड़ा दिन डिसकंटिन्यू कीजिएगा और उसके बाद जब आप गैस्ट्राइटिस वगैरह कंप्लीट ठीक हो जाए तो उसको आप ले सकते हैं। लेकिन एक खाली पेट मेथी खास करके जो महिला है, प्रेग्नेंट है, उनको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये मेथी जो है यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन लाती है तो उसके लिए बहुत हानिकारक होता है। कई बार आपके मिसकैरेज भी उसकी वजह से हो सकते हैं। तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। कई बार लोगों को वॉमिटिंग होती है, तो वो भी वॉमिटिंग अगर ऑलरेडी है, नौशिया आपको ऑलरेडी है, तो मेथी का प्रयोग आप बंद कीजिएगा, क्योंकि मेथी हो सकता है आपको नौशिया वगैरह बढ़ा दे। और ये मेथी खास करके शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल लो करती है, तो कई बार लोगों को शुगर बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप भी हो जाती है। तो वो भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर मेथी आप ले रहे हैं तो उसकी वजह से आपका वो प्रॉब्लम हो। कई बार हमने देखा हुआ है कि मेथी की एक्सेस मात्रा जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो इनफर्टिलिटी भी लाती है। कई वुमेन्स को बच्चा नहीं होता है, उनको अगर एक्सेस मेथी आप ले रहे हैं तो आपको शायद उसकी वजह से हानि हो, आपके हार्मोन्स में भी डिस्टर्बेंस आ सकता है। तो मेथी का प्रमाण जो है आपके बॉडी टाइप के अनुसार, आपके प्रेजेंट सिचुएशन के अनुसार होता है। तो वो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछ के अपने शरीर के अनुसार मेथी का इस्तेमाल कीजिएगा। कई आयुर्वेदिक किचन हर्ब्स ऐसे होते हैं जो मेरे ख्याल से हमारे डेली लाइफस्टाइल में हम बहुत रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं और उसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा बॉडी में होते हैं। तो हमें तो एक, मैं कहूँ, इंडियन किचन के लिए किचन हर्ब्स जितने भी हैं एक वरदान करके ही साबित होते हैं।
और उसमें एक बहुत ही अहम चीज़ है जो हम हल्दी जिसे हम कहते हैं, और हल्दी का प्रयोग रेगुलरली किचन में होता ही है। हल्दी के सिवाय तो हमारी इंडियंस में कोई करी बनती नहीं है। और हल्दी जो है बहुत ही अच्छे शारीरिक गुण लाती है, और हल्दी के गुण जितने भी मैंने बताऊं उतने कम हैं। लेकिन हल्दी का एक्सेस उपयोग शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, और कई लोगों को हल्दी का प्रयोग पर्टिकुलर बीमारी में या शारीरिक कंडीशन में नहीं करना चाहिए, ये मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि हल्दी हम बहुत ही कम और मिनिमम प्रमाण में ही वापरते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और उनको सुनी सुनाई बातों पे या थोड़ा रिसर्च अपना सेल्फ करके हल्दी, मुझे याद है कई लोगों ने मुझे कहा कि दूध में डाल के रोज रात को 1 चम्मच आधी चम्मच ऐसे लेते रहते हैं, और फिर उसके साइड इफेक्ट्स बॉडी में दिखाई भी देते हैं, तो एक्नॉलेज नहीं कर पाते कि ये हल्दी की वजह से होता है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हर्ब्स जो है उनके अच्छे गुण हैं, लेकिन अगर कोई भी हर्ब हो, कोई भी वनस्पति हो, अगर उसका बॉडी के टाइप के अनुसार, बॉडी कंडीशन के अनुसार उसके अंदर वाता पित्ता कफा का जो सम्मिश्रण रहता है उसको देखते हुए अगर इस्तेमाल करो और पर्टिकुलर डोसेज में उसका इस्तेमाल करो, तो ही उसके गुण दिखाई देते हैं। हल्दी के ऊपर मैं प्रिकॉशनरी तौर पर कहूँ कि जिनको खास करके अगर जो महिलाएं हैं ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, बच्चे को दूध पिला रही हैं, उनको हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो पर्टिकुलर 40 डेज पोस्ट डिलीवरी खाने पीने में अगर हल्दी नहीं डालते हैं तो बहुत ही अच्छा कहा जाता है। ओनली इन द केस कि अगर आपका पोस्ट डिलीवरी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तो ब्लीडिंग्स को रुकाने के लिए कोएगुलेशन के हिसाब से हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। जिन्हें कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है उनके लिए बहुत ज़रूरी है पता करना कि आप हल्दी अगर आप एक्सेस मात्रा में ले रहे हो तो वो एक पर्टिकुलर मेडिकल तौर पर आपको एडवाइस रखना चाहिए कि ये हल्दी आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। खास करके जिनको लीवर के प्रॉब्लम्स होते हैं, जॉन्डिस हो, फिर 2 टाइप के जॉन्डिस होते हैं, और दोनों टाइप के जॉन्डिस में हम कहते हैं नॉर्मली कि आप हल्दी का प्रयोग जो है बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि लीवर और हल्दी का एक्सेस प्रमाण जो है वो बहुत ही हानिकारक साबित होता है। और गॉल ब्लैडर स्टोन्स वालों के लिए भी हम कहते हैं कि हल्दी का प्रयोग आप मत कीजिएगा। तो हल्दी आप कौन से तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी पता करना चाहिए, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर रेगुलरली सिंपल डाइजेस्टिव तौर पर या ब्लड प्यूरिफिकेशन के तौर पर अगर आप थोड़े मात्रा में जब हल्दी इस्तेमाल करते हैं तो उसके गुण तो सभी को पता है कि हल्दी त्वचा के लिए अच्छी होती है, ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए अच्छी होती है, ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए अच्छी होती है, लोकली अगर आप लगाते हैं तो सूजन कम होती है, दर्द कम होता है। लेकिन अधिक मात्रा में जाने अनजाने जब आप हल्दी लेते हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो वो आप ध्यान रखिएगा कि हल्दी मेडिसिनल तौर पर इस्तेमाल की जानी चाहिए। मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसको काफ़ी गैस्ट्राइटिस लॉन्ग स्टैंडिंग था। उन्होंने गैस्ट्रोस्कोपी वगैरह भी 2-3 बार करके देखी थी, लेकिन उनका गैस्ट्राइटिस जो है दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, और दवाइयाँ जितनी भी ले रहे थे उतना कार्य नहीं कर रही थी जितनी करनी चाहिए थी। और इनका जब हमने डाइट लाइफस्टाइल का एनालिसिस किया तो ये व्यक्ति जो था सुबह खाली पेट रिलीजियसली गार्लिक का प्रयोग करते थे, और उनको किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर ने 3 साल पहले कहा था कि आप गार्लिक जो है रोज सुबह को 2 गार्लिक के जो क्लोव्स है खाली पेट लीजिए कीजिए। और ये व्यक्ति बहुत रिलीजियसली ये गार्लिक जो है लेते जा रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इनका जो ये गैस्ट्राइटिस का दर्द है या लिटरली ब्लीडिंग भी इनको 1-2 बार हुई थी, तो वो बिकॉज ऑफ गार्लिक आ रहा था। उन्होंने सब दवाइयाँ तो की, लेकिन गार्लिक का प्रयोग जो है वो बंद नहीं किया। तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि पता करना कि आप अगर कोई रिलीजियसली खाली पेट पर्टिकुलर चीज़ किसी के कहने के अनुसार या आयुर्वेदिक डॉक्टर के अनुसार भी आप ले रहे हैं तो उसको टाइमली रिव्यू करना जरूरी है। आपको वापस जब आप 3 महीना 2 महीना 1 महीने के बाद डॉक्टर के पास जाते हो तो पता उसको अगर आप बताते हैं डॉक्टर को कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर खुद ही कहता कि आप जो ये इस तरह से चीज़ ले रहे हैं इट्सेल्फ इज आपके बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि गार्लिक जो है
सभी को पता है गरम है, और ये व्यक्ति खास करके गार्लिक का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल के लिए ले रहे थे और साथ में कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां भी ले रहे थे, आयुर्वेदिक कोलेस्ट्रॉल की भी दवाइयां ले रहे थे। सभी जो मोस्टली कोलेस्ट्रॉल की जो दवाइयां आयुर्वेदिक होती है वो भी गर्म होती है, तो एक्सेस गर्म दवाइयां गैस्ट्रो इंटेस्टिनल लाइनिंग्स के लिए हानिकारक होती है, पित्त की मात्रा भी बढ़ाते हैं और ये प्रॉब्लम जो है बढ़ता रहता है। तो अगर आप गार्लिक ले रहे हैं तो बहुत ध्यान से उसका प्रयोग करना चाहिए। गार्लिक बुरा नहीं है, किस व्यक्ति ने कौन से वक्त कितना टाइम कितना ओवरडोज उसका किया, जाने अनजाने आप उसको लेते रहते हैं। साइंस बॉडी में तो दिखाई देते हैं, इनिशियली नॉशिया, वॉमिटिंग, पेन, रिफ्लक्स, सभी शरीर में कई बार हेडेक पित्त की मात्रा बढ़ने की वजह से होता है। तो अगर आपके बॉडी में साइंस दिख रहे हैं तो उसको तुरंत ही कंट्रोल में करना चाहिए। तो गार्लिक जब आप एक्सेस मात्रा में लेते हो तो गैस्ट्राइटिस के प्रॉब्लम आते हैं, बैड ब्रेथ वगैरह, तो जो गार्लिक की जो एरोमेटिक स्मेल है वो भी माउथ से आने लग जाती है, वो भी पता चल जाता है कि बॉडी के अंदर ये एक्सेस गार्लिक क्या क्या साइड इफेक्ट्स जो हैं बॉडी में ला रहा है। लेकिन साथ में कई बार हॉट स्पाइसी चिली फूड भी गार्लिक के साथ जाता है, तो दोनों एक 1+1 2 होके और भी गैस्ट्राइटिस बढ़ाता है। तो अगर आप गार्लिक मेडिसिनल तौर पर लेते हैं तो उसके साथ में आपको पित्ता बैलेंसिंग डाइट रखना चाहिए, ताकि गार्लिक का मेडिसिनल इफेक्ट आ रहा है कोलेस्ट्रॉल कम होने के लिए या आपके बॉडी में और भी अधिक कुछ अच्छी चीज़ों के लिए आपको गार्लिक रेकमेंड किया होगा, लेकिन उसका साथ में देखना चाहिए कि आपके बॉडी में पित्त की मात्रा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल लाइनिंग्स में बढ़ा के कई बार अल्सर तक की नौबत लाते हैं। तो गार्लिक जो है लिमिटेड मात्रा में लेनी चाहिए, और अधिक मात्रा में जब आप लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट जो है तुरंत बॉडी में अगर दिखा देता है तो उसको काउंटर करके आपको एंटीडोट भी लेना चाहिए, ताकि उसकी आगे चल के उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से और कोई नई बीमारी शरीर में ना हो। तो हर दवाई जो है वो उसके मेडिसिनल गुण होते हैं, उसके इफेक्ट्स अच्छे इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स अगर बॉडी में दिखाई दे रहे हैं, आपको एलर्जीज रिएक्शंस आती है, तो तुरंत अपने शरीर को पहले, बिकॉज हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट, तो आपको इफेक्ट साइड इफेक्ट सभी का ज्ञान होना जरूरी होता है। जब भी कॉमन आयुर्वेदिक किचन रेमेडीज की बात आती है, या हम जो नॉर्मल लाइफस्टाइल में कई चीज़ें ऐसी होती है जो सभी को पता है कि बहुत अच्छी होती है, और उसमें खास करके जिंजर एक वरदानी है, और ये जिंजर के बारे में हम जितने फ़ायदे बताए उतने कम हैं। और जिंजर जो है शरीर में फिर आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम में प्रॉब्लम हो, या रेस्पिरेटरी कंजेशन हो, या थ्रोट में प्रॉब्लम हो, या आपको जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम हो, उसमें जिंजर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इट्स कॉल्ड विश्व भेषज, यानी आप पूरी दुनिया की एक रेमेडी जो है जिंजर पे आके अटक, हर बीमारी का इलाज जिंजर भी हो सकता है। इतने जिंजर के फायदे ही फायदे हैं, और मेरे ख्याल से हम रेगुलर लाइफस्टाइल में जिंजर का इस्तेमाल चाय में डाल के भी करते हैं, सब्जियों में भी डालते हैं, हर वो मसाले के जो भी पदार्थ हम बनाते हैं उसमें जिंजर का इस्तेमाल होता है। और सिंपल अगर आपको हेडेक भी हो रहा है तो भी हम शुंठी का इस्तेमाल करते हैं, शुंठी का लेप कपाल के ऊपर लगाते हैं तो आपका हेडेक कम हो जाता है। आपका अगर माइग्रेन के प्रॉब्लम है तो भी जिंजर इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। और शरीर के अंदर जिंजर जो है इतने अच्छे फ़ायदे करता है, तो हम रेगुलरली उसका इस्तेमाल करते ही है। लेकिन बहुत ज़रूरी ये पता करना होता है कि अगर आप एक्सेस मात्रा में जिंजर ले रहे हैं तो आपके शरीर में उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी दिखाई देते हैं। अगर आपको लॉन्ग स्टैंडिंग जिंजर एज अ रेमेडी आप ले रहे हैं, कई बार मुझे पता है कुछ लोग जिंजर का जो पीसेस है वो भी च्यू करते हैं, तो अच्छी बात है। अगर जिंजर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं ला रहा है तो आप उसको लगातार रेगुलरली लेते जा सकते हैं। लेकिन अगर ये जिंजर आपके बॉडी में हार्ट बर्न, चेस्ट पेन या रिफ्लक्स लाता है, या आपको नौशिया जैसा फीलिंग आ रहा है, स्टमक पेन आपको हो रहा है, तो हो सकता है कि ये जिंजर जो है आपको साइड इफ़ेक्ट बॉडी में ला रहा है। क्योंकि जिंजर की जो गर्मी होती है वो इनिशियली कफ कोल्ड कंजेशन को पिघालने के लिए सहायता करती है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता है, बिकॉज इट इज़ वेरी गुड अग्नि प्रदीपन। लेकिन कई बार एक्सेस मात्रा में जिंजर का जब प्रयोग किया जाता है तो वो साइड इफेक्ट लाता है। बाजार में आप कई जिंजर के टीज, जिंजर के प्रोडक्ट्स बहुत रेगुलरली होते हैं, और उसके हालांकि साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर होते हैं तो उसको एड्रेस करना
और वक्त रहते उसका प्रमाण जो है शरीर में कम करना बहुत जरूरी होता है। और लगे हाथ आप वेदर के हिसाब से भी देखिएगा, अगर समर में आप ले रहे हैं तो अकॉर्डिंगली उसका इफेक्ट अलग दिखेगा। विंटर में खास करके जिंजर के साइड इफेक्ट्स बहुत कम दिखाई देते हैं, क्योंकि ठंड में बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ने के लिए जिंजर बहुत सहायता करता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई भी रेमेडी, सेल्फ मेडिकेशन आप कर रहे हैं तो उसको एनालिसिस के तौर पर अपने बॉडी के ऊपर आप ध्यान रख के उसका एनालिसिस करते रहिएगा और देखिएगा कि क्या ये रेमेडी आपके लिए सही साबित हो रही है। और रेगुलरली आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी आपके सलाह जो आप लेते हैं तो उसको लेते रहिएगा, या अपना रिसर्च जो है वो करते रहिएगा। जब भी डायबिटीज़ की बात आती है तो मेरे ख्याल से हर घर घर में ये कॉमन चीज़ होती है, सभी को पता है कि करेला जो है होना ही चाहिए खाने पीने में, और करेले के बारे में जितनी बातें करो उतनी कम है। और करेला जो है प्रूवन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है कि करेले से आपकी शुगर लेवल्स जो है कम होती है, सभी को पता है। तो जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं मेरे ख्याल से करेले को बहुत महत्व देते हैं। करेले का जूस हो, करेले का चूर्ण हो, एक्सट्रैक्ट हो, कैप्सूल्स हो, पाउडर्स हो, सभी लोग लेते हैं। और करेले के ऊपर तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत प्रोग्राम्स दिए भी हैं, और ये बहुत अच्छा डिटॉक्स भी है। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, क्लींजिंग करने के लिए करेला सहायता करता है। लेकिन इसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो होती है वो भी ध्यान में रखनी चाहिए कि करेला जो है हाइपोग्लाइसेमिया करता है, मतलब शुगर लेवल्स कम करता है। तो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए मालूम ये करना ज़रूरी है कि करेला अगर आप जाने अनजाने खा रहे हो तो शुगर इतने हद तक भी ड्रॉप हो सकती है कि आपको कोमेटोज कंडीशन भी होगी, डिजीनेस भी होगा। तो करेले के साइड इफ़ेक्ट में हमने देखा हुआ है कि कई पेशेंट्स को कन्वल्जन्स भी आए हैं। तो करेले का इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन उसके साथ में अगर आपका शुगर लेवल ड्रॉप हो रही है तो वो भी आपको साइंस और सिम्टम्स मालूम होने चाहिए कि आपको डिजी फील हो रहा है, वीक फील हो रहा है, पसीने छूट रहे हैं। तो हो सकता है कि ये करेला, अगर आप करेले का जूस या एक्सट्रैक्ट आप ले रहे हो, वो आपका हद से ज़्यादा हाइपोग्लाइसेमिया कर रहा है। अगर आपको करेले के जूस के बाद में पता चले कि आपको कन्वल्जन्स या तो बॉडी के अंदर स्पैजम्स आ रहे हैं, तो हो सकता है ये करेले का जूस आपको सूट नहीं कर रहा है। तो जब भी करेले का जूस आप लेते हैं या करेले का प्रयोग आप शुगर के लिए, डायबिटीज़ के पेशेंट्स खास करके करते हैं, तो आयुर्वेदिक सलाह भी साथ में होनी चाहिए। कई बार देखा ये गया है कि करेले का जूस या करेले का इस्तेमाल जो लेडीज़ बच्चा चाहती हैं उनमें ये इनफर्टिलिटी ला सकता है। तो एक्सेस करेले का जूस, या जिनके खास करके मैं कह सकती हूँ कि अगर आपको बच्चा चाहिए तो करेले का इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि करेला जो है अच्छा नहीं होता है फर्टिलिटी के लिए। और ख़ास करके छोटे बच्चों में करेले का इस्तेमाल ना करें तो सही रहेगा, क्योंकि वो कई बार जनरलाइज वीकनेस या शुगर लेवल्स भी ड्रॉप कर सकता है। तो करेले के बारे में साइड इफ़ेक्ट्स भी पता करने चाहिए, और उसके बाद करेले का सही इस्तेमाल जो है वाइजली करना ज़रूरी है। आयुर्वेदिक जब डाइट और लाइफस्टाइल की बात आती है तो हम हमेशा कॉमन क्वेश्चन सबसे पहले कंसल्टेशन में भी पूछते हैं कि आपकी बाउल मूवमेंट्स कैसी हैं, क्या आपका पेट साफ आता है कि नहीं, क्योंकि ये एक कॉमन क्वेश्चन है जिससे पता चलता है कि आपका सिस्टम जो है कैसे चल रहा है। और हम जो वाता पित्ता कफा का एनालिसिस करते हैं उसमें बहुत ज़रूरी होता है पता करना कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति के डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है। और कई लोगों को रेगुलरली लैक्सेटिव्स जो है वो लेने की आदत होती है, फिर वो पर्टिकुलर चूर्णा हो या पाउडर्स हो या लिक्विड हो। तो आज मैं टॉपिक ही इसके ऊपर देना चाहती हूँ कि अगर आप जाने अनजाने लैक्सेटिव्स, पेट साफ करने की दवाइयों के आदी हो चुके हैं, तो ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग पेट साफ करने की दवाइयाँ आप आदतन ले रहे हैं, क्या आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है? ऑफ कोर्स, क्योंकि कोई भी दवाइयाँ जो है आप लॉन्ग स्टैंडिंग लेते हैं तो ये दवाइयाँ, चूर्ण, लैक्सेटिव्स आपके बाउल यानी आपके कोष्ठ जिसे हम कहते हैं उसको एक तो मूवमेंट्स की जो है एक आदत जो है
डिपेंडेंट हो जाती है। तो लैक्सेटिव्स आपको रेगुलरली नहीं लेने चाहिए, उसकी आदत नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये न कि सिर्फ बावेल के मसल्स के लिए, मोटिलिटी के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन देखा यह गया है कि लॉन्ग स्टैंडिंग लैक्सेटिव लेने से किडनी के ऊपर भी बुरे असर होते हैं, किडनी स्टोन्स भी पाए गए हैं, क्योंकि जो चूरन्स होते हैं बहुत ज़्यादा रुक्ष या ड्राई होते हैं, तो उसकी वजह से ड्राइनेस जो है, वाता जिसे हम कहते हैं, शरीर में अगर बढ़ जाता है तो इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो दिखाई देते हैं। और लैक्सेटिव्स खास करके लॉन्ग स्टैंडिंग लेने से आपके शरीर के अंदर जो है उसका इफ़ेक्ट्स में ये डिपेंड्स होता है कि आप कौन सा लैक्सेटिव ले रहे हैं, कौन सी दवाई ले रहे हैं, लेकिन जनरलाइज अगर आपके बॉडी में उसका इफ़ेक्ट जो है अच्छा नहीं होता है, तो जिनको खास करके पर्टिकुलर लैक्सेटिव्स जैसे चूरन्स हैं वो लेने पड़ते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपना डाइट और लाइफस्टाइल देखिए। सिंपली अगर पानी की मात्रा भी आप अगर बढ़ा देते हैं और बहुत ज़्यादा फाइबर्स अगर खाने के थ्रू भी लेते हैं, तो ये जो आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो आपकी बावेल की जो मोटिलिटी है वो तो बढ़ाएगा ही, और साथ में सारक गुण जो है, पालक जैसी चीज़ों से, मेथी की जो सब्जी होती है उससे सारकता जो है यानी मूवमेंट जो है बावेल की बढ़ जाती है। तो इंस्टेड ऑफ आप रेगुलरली लैक्सेटिव्स या चूर्ण की आदत करने से आप अपने डाइट को एनालाइज कीजिएगा कि क्या कुछ चीज़ें जैसे ब्रेड है, छोले हैं, पास्ता है, नूडल्स है, जिसमें मैदा बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा होगा। तो वो देखना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है, आपका डाइजेशन क्यों बिगड़ रहा है, न कि सिर्फ डिपेंडेंट होना कि लैक्सेटिव ले लिया और आप सुबह छुट्टी हो गई। क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग अगर आप लैक्सेटिव्स लेते हैं तो शरीर के अंदर से विटामिन, मिनरल्स भी आप लूज़ करते हैं, एक्सेस वाटर भी आपका इवैक्यूएट उसमें से हो जाता है, तो शरीर के लिए वो हानिकारक ही साबित होता है। जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी साइड इफ़ेक्ट ला सकती है। उसका रीज़न ये होता है कि आपके शरीर में जो आयुर्वेदिक दवाई आप ले रहे हैं, मोस्ट आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो है उसके अंदर गुग्गुल की मात्रा होती है, कॉमीफेरा मुकुल जिसे हम कहते हैं, गुग्गुल खास करके बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, क्लींजिंग करने के लिए, एक्सेस फैटी सब्सटेंस जो है शरीर से कम करने के लिए, लीवर के मेटाबॉलिज्म के लिए, या मोटापा जो है वो कम करने के लिए भी गुग्गुल का इस्तेमाल होता ही है। कोलेस्ट्रॉल के लिए खास करके कॉमीफेरा मुकुल का इस्तेमाल होता है। तो ये जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ आप लेते हैं, तो मोस्ट आयुर्वेदिक दवाइयों का जो बाइंडिंग एजेंट होता है, जिसमें खास करके गुग्गुल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो शरीर में गर्मी जो है वो लाते हैं। उसकी वजह से कई बार होता है कि अगर अधिक मात्रा में आपको अगर आयुर्वेदिक दवाइयाँ आपके बॉडी में जा रही है तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल लाइनिंग्स में गर्मी बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम जो है वो आ सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी, इसलिए आप देखेंगे कभी भी आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग्स देते हैं, कभी भी एक या दो दवाइयाँ नहीं होती, उसके साथ में 3-4 दवाइयाँ होती, ताकि उसका जो कॉम्बिनेशन है वो बैलेंस किया जाता है। तो आपकी बॉडी की जो टाइप है, आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट प्रॉब्लम क्या है, अकॉर्डिंगली जो मेडिसिन है वो सिलेक्ट किया जाता है, और आपका डाइटरी जो उसके पथ्य होते हैं वो बताए जाते हैं, डू द डोंट्स बताए जाते हैं। तो सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। कई बार होता ये कि लोग दवाइयाँ तो लेते हैं लेकिन साथ में अगर अल्कोहल की आदत होती है तो वो बंद नहीं कर पाते हैं। तो जैसे ये अल्कोहल है आपके दवाइयों के साथ में अगर मिश्रण हो जाता है तो नेचुरली वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल लाइनिंग को हानिकारक करेगा, तो उसकी वजह से आपको पेट में दर्द आ सकते हैं। या होता है कि कई बार लोगों को हॉट स्पाइसी चिली खाने जो है वो लेने की आदत होती है। तो एक साइड से आप दवाइयाँ कुछ ऐसे ले रहे हो कि जो फैट को लिक्विफाई करने के लिए शरीर में गर्मी ला रही है, और दूसरे साइड से आप खाने पीने के पदार्थ जो है गर्म वाले ले रहे हो, तो नेचुरली दोनों का जो सम्मिश्रण है शरीर में हानिकारक रहेगा। तो साथ में दवाई के साथ में आपको जो कुछ इन्फॉर्मेशन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स देते हैं उसको भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर आयुर्वेदिक दवाई आपके शरीर के लिए सूट हो रही है, क्योंकि हर दवाई के जो अपने इफ़ेक्ट्स हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी प्रोलॉन्ग टाइम अगर आप लेते हैं तो हो सकते हैं। हमने कई बार देखा है कि लोग सेल्फ मेडिकेशन बाज़ार से
से आयुर्वेदिक दवाइयाँ, फिर पर्टिकुलर ब्रांडेड कंपनीज़ की भी होती है, वो भी लेते हैं और उसके बाद में भी उनको बहुत ही भयानक साइड इफ़ेक्ट हमने देखे हैं होते हैं। तो हमको उसको काउंटर करने के लिए उनको तुरंत ही बैलेंसिंग जो है दवाइयाँ देनी पड़ती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेल्फ मेडिकेशन से बचिएगा। इसके उसके कहने पे जब आप दवाइयाँ लेते हैं तो कई बार वो पर्टिकुलर दवाई पर दूसरे व्यक्ति को सूट होगी, लेकिन आपके बॉडी में सूट न होने का रीज़न ये होगा कि आपकी बॉडी टाइप अलग है, आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो अलग है। तो आयुर्वेदिक दवाई बुरी नहीं है, लेकिन उसका जो आपके शरीर के ऊपर उसका इफ़ेक्ट है वो सही नहीं था। सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि अजवाइन अगर आप थोड़े मात्रा में लेते हो तो बहुत अच्छा कार्य करता है, फिर वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हो या आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो। लेकिन आपने अगर अजवाइन रेगुलरली 2 चम्मच अजवाइन 1 कप गर्म पानी के अंदर डाल के पी लिया तो तुरंत आपको 5वें-6वें दिन मुंह में छाले दिखाई देंगे या गैस्ट्राइटिस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि अजवाइन खराब था, जी नहीं, वो अजवाइन जो है वो पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए उस वक्त सही नहीं था या उसका प्रमाण जो है उन्होंने जो लिया वो सही नहीं था। तो बहुत ज़रूरी है कि पता कीजिएगा कि आप क्या खा रहे हैं और वो आपके शरीर के लिए सही है कि नहीं। हजारों साल पहले ऋषियों ने अपनी अच्छी सेहत का राज आयुर्वेद में बताया और न्यूजीलैंड में डॉक्टर प्रिया ने इसे आप तक पहुंचाया। हर रोग का इलाज जैसे बच्चा ना होना यानी फर्टिलिटी प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा, बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा रोग, खुद ही सुनिए उन मरीजों की जुबानी। अपने 2 बच्चों के साथ, खुशी परिवार के साथ, एंड hats off to you. I started Ayurvedic medicine about 2 years ago. It's improved a lot, about 80%, 85% gone. और इन आयुर्वेदिक मेडिसिन से मैं दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है और मेरी आईसाइट बहुत ही इम्प्रूव हुई है। इनका पता है 1/1103 ग्रेट नॉर्थ रोड, पॉइंट शेल्फ। इनका फोन है 0800 आयुर्वेदिक 0800 829 2045। वेबसाइट है www.ayurvedic.co.nz। खुद को जवां और तंदुरुस्त बनाए आयुर्वेद द्वारा।